पैसा कमाना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन अगर ये पैसे कमाने की चाहत पागलपन में बदल जाए तो ये पागलपन आपको एक ऐसे रास्ते पर लेके जाता है जहां से वापस आना नामुमकिन है। हाय, मैं हूं आर्यन और आज के इस केस में हम बात करने वाले हैं जयपुर की रहने वाली प्रिया के बारे में। इसने अपने पैसे की भूख मिटाने के लिए ना जाने कितने ही लोगों को ठगने के साथ एक ऐसे क्राइम को अंजाम दिया जिसके चलते राजस्थान के साथ पूरा देश दहल गया। तो आइए केस पर चलते हैं। Shocking incident took place where a 27-year-old man was killed by his girlfriend who he met on Tinder. जयपुर का दुष्यंत शर्मा मर्डर केस, जिसमें एक युवती समेत 3 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में अब सामने आया है कि प्रिया और दीक्षांत ने इस वारदात की योजना 15 दिन पहले ही बना ली थी। राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा फालना, यहीं पर बीता था प्रिया का बचपन। अब क्योंकि प्रिया के माता पिता दोनों ही टीचर थे, तो आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से प्रिया पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और उसने अपने 10th और 12th के एग्जाम में लगभग 80% मार्क्स अचीव किए थे। अब हर माँ बाप की तरह ही प्रिया के पेरेंट्स भी चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अपना नाम करे। और क्योंकि फालना कस्बा जहाँ पर यह परिवार रहा करता था, वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, जिसके चलते प्रिया के फादर उसको आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए जयपुर भेजने का डिसाइड करते हैं। लेकिन छोटे कस्बे से आई प्रिया जयपुर की चकाचौंध देखकर अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल जाती है। प्रिया के फादर उसे खर्चे के लिए हर महीने 20,000 रुपए भेजा करते थे, लेकिन अब ये 20,000 रुपए प्रिया को कम पड़ने लगे थे। और वो कहते हैं ना कि हमारी सराउंडिंग, हमारी संगति का असर पूरे तरीके से हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में प्रिया की दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो जाती है। कॉलेज का 2nd ईयर आते आते प्रिया के हाल ऐसे हो जाते हैं कि मानो वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और फिर एक दिन न्यूज़पेपर में प्रिया को एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है, जहां पर कॉल करने के बाद प्रिया को पता चलता है कि वो एजेंसी लोगों को एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड कराया करती थी। अगर कोई नॉर्मल लड़की होती तो तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देती, लेकिन प्रिया ने ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि मानो प्रिया ने पैसे कमाने के लिए कोई लिमिट ही ना बनाई हो। प्रिया बहुत इंटरेस्ट लेकर फोन पर बात करती है और वहां से उसको ऑफर मिलता है कि अगर वो कॉलेज की कुछ और यंग लड़कियों को अपने साथ इन्वॉल्व कर ले तो वो ज्यादा पैसे कमा सकती है। प्रिया सेठ बिना कुछ सोचे समझे ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ दिन तक उस एजेंसी के लिए अकेले काम करने के बाद प्रिया कुछ और लड़कियों को उसमें इन्वॉल्व करना शुरू करती है। कुछ ही दिनों में प्रिया अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। एक छोटे शहर से आई लड़की प्रिया सिगरेट शराब के साथ साथ ना जाने क्या क्या नशे करने लगी थी। प्रिया एस्कॉर्ट बिजनेस को बहुत अच्छे से समझने लगी थी। कुछ दिन उस एजेंसी के लिए काम करने के बाद प्रिया खुद की ही एस्कॉर्ट वेबसाइट लॉन्च कर देती है। लेकिन इस बार प्रिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अपनी एस्कॉर्ट वेबसाइट लॉन्च करने के बाद प्रिया के पास जब भी किसी क्लाइंट का फोन आता तो वो व्हाट्सएप पर क्लाइंट को कुछ लड़कियों की फोटोज भेजती, और जब क्लाइंट किसी लड़की को पसंद कर लेता तो प्रिया उससे पेमेंट की बात फाइनल करती, जो कि 20 से 30,000 रुपए पर नाइट के हिसाब से होता था। और जब प्रिया क्लाइंट से मिलने जाती तो पूरी पेमेंट की डिमांड एडवांस में ही करती और पेमेंट मिलते ही कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से रफू चक्कर हो जाया करती। ये काम करते हुए प्रिया ने कुछ ही दिनों में अच्छा खासा पैसा बना लिया। अब प्रिया के शौक 7वें आसमान पर थे। कहा जाता है कि प्रिया के एक पेयर शूज की कीमत लगभग 50,000 रुपए हुआ करती थी। 20,000 रुपए में गुजारा चलाने वाली लड़की के महीने का खर्च अब लाखों में था। प्रिया अभी तक सैकड़ों लोगों को अपना निशाना बना चुकी थी और क्योंकि शर्म के मारे इन मामलों की कंप्लेन ना के बराबर होती है, तो प्रिया का बिजनेस बिना किसी परेशानी के चलता रहा। लेकिन साल 2014 में ही जब वो एक क्लाइंट को लड़की भेजने के नाम पर फ्रॉड करती है, तो वो क्लाइंट प्रिया की कंप्लेंट पुलिस में कर देता है, जिसके चलते प्रिया को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। और कुछ ही दिनों की जेल की हवा खाने के बाद प्रिया बाहर आकर फिर से उसी काम में लग जाती है। साल 2015 में टिंडर, जो कि एक डेटिंग ऐप है, बहुत पॉपुलर हो रहा था। और जब प्रिया को इस ऐप के बारे में पता चलता है तो वो एक प्लान बनाती है, जिसके तहत वो 30 से 40 साल की उम्र के लोगों को टारगेट किया करती। और एक बार जब टिंडर पर प्रिया को मैच मिल जाया करता तो वो उन लोगों को मिलने के लिए बुलाकर उनके साथ न्यूड फोटोज क्लिक कराती और इन्हीं फोटोज के जरिए वो उन लोगों को ब्लैकमेल करके लाखों रुपया कमाया करती। टिंडर पर ही प्रिया की मुलाकात विवान कोहली से होती है, जो खुद को अनमैरिड बताता है
और उसने प्रिया को ये भी बताया कि दिल्ली में उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। इसी बीच टिंडर पर ही प्रिया की मुलाकात दीक्षांत कामरा से होती है, जो कि मुंबई में रहने के साथ साथ एक मॉडल और एक प्रोड्यूसर भी था। दीक्षांत प्रिया के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि मुंबई छोड़कर वो जयपुर में ही प्रिया के साथ रहने लगता है। इस बार प्रिया खुद दीक्षांत के प्यार में पड़ जाती है और कुछ टाइम बाद प्रिया को पता चलता है कि दीक्षांत एक अच्छी फैमिली से बिलोंग तो करता है, लेकिन उसके ऊपर 25 लाख रुपए का कर्ज है। अब क्योंकि प्रिया दीक्षांत से प्यार करने लगी थी, तो प्रिया दीक्षांत को इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए एक प्लान बनाती है और वो दीक्षांत को बताती है कि कुछ ही महीनों पहले वो टिंडर पर दिल्ली के एक अमीर बिजनेसमैन से मिली थी। प्रिया उस बिजनेसमैन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर किडनैप करने का प्लान बनाती है और उस किडनैपिंग के पैसों से वो अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत का सारा कर्ज खत्म करना चाहती है। दीक्षांत को ये प्लान बहुत पसंद आता है और इस किडनैपिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए वो अपने साथ अपने एक फ्रेंड लक्ष्य वाले को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेता है। उसके बाद प्रिया विवान को फोन करके जयपुर बुलाती है और विवान जयपुर पहुंच भी जाता है। आपको ये जानकर शॉक लगेगा कि विवान का असली नाम दुष्यंत शर्मा था, जिसकी शादी प्रिया के मिलने से लगभग 3 साल पहले हुई थी और वो एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब किया करता और जयपुर में ही रहता था। 2 मई 2018 को विवान उर्फ दुष्यंत शाम को तकरीबन 7 बजे जयपुर के शिवपुरी में अपने घर से अपने पिता की कार लेकर प्रिया से मिलने के लिए निकलता है। पिता के पूछने पर दुष्यंत बताता है कि वो अपने किसी ऑफिस के काम से ही जा रहा है और 2-3 घंटे में वापस आ भी जाएगा, लेकिन टाइम बीतता गया और दुष्यंत अपने घर वापस नहीं आया। इसी बीच दुष्यंत के पिता ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन दुष्यंत ने कॉल नहीं उठाया। अगली ही सुबह यानी 3 मई 2018 को दुष्यंत अपने पिता को कॉल करता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को 10 लाख रुपए देकर मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। दुष्यंत के पिता के कुछ बोलने से पहले फोन से एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है और इस 20 मिनट में अगर तुमने 10 लाख रुपए अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कराए तो तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। दुष्यंत के पिता उस लड़की से रोते हुए कहते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, अगर तुम मुझे 1 घंटे का टाइम देती हो तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए भेज सकता हूँ। लेकिन वो लड़की नहीं मानती। वो दुष्यंत के पिता से कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट का ही टाइम है। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अपने बेटे को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए दुष्यंत के पिता सीधा बैंक जाते हैं और वहां से अपने लाइफ की सारी सेविंग, जो कि तकरीबन 3 लाख रुपए थी, दुष्यंत के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और साथ ही ट्रांसफर रिसिप्ट की फोटो वो दुष्यंत को व्हाट्सएप कर देते हैं। जिसके बाद दुष्यंत के पिता दुष्यंत के नंबर पर कई बार कॉल करते हैं, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। घबराए हुए दुष्यंत के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाते हैं और कॉल पर हुई सारी बातों की जानकारी पुलिस को देते हैं। बहुत तलाश करने के बाद पुलिस के हाथ खाली ही थे। 3 मई 2018 की रात को ही दुष्यंत के पिता को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और कहा जाता है कि आप SMS हॉस्पिटल चले आइए। दुष्यंत का पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है और जिस लाश को पहचानने के लिए उनको यहाँ बुलाया जाता है, उसका चेहरा इस हद तक बिगाड़ दिया गया था कि उसको पहचानना मुश्किल था। लाश का चेहरा बिगड़ा हुआ था, लेकिन वहां मिले कुछ सामान और बॉडी के कुछ निशान देखकर फैमिली पहचान जाती है कि ये लाश उनके बेटे की ही है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। पुलिस दुष्यंत के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू करती है और साथ ही कुछ नंबर्स को ट्रेस भी करने लगती है। इसी दौरान पुलिस को एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे दुष्यंत पिछले कुछ दिनों से लगातार बात कर रहा था और दुष्यंत का मोबाइल ऑफ होने से पहले दुष्यंत के नंबर और इस नंबर की लोकेशन सेम थी। पुलिस जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तो पुलिस को कुछ नहीं मिलता, लेकिन पुलिस को प्रिया और दीक्षांत के बारे में पता चल जाता है और पुलिस इन दोनों को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। 4 नवंबर 2018 को जब प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ जयपुर से भागने वाली थी तो पुलिस ने उन्हें गांधीनगर रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर लिया और साथ ही पुलिस दीक्षांत के एक फ्रेंड लक्ष्य वाले को भी अरेस्ट कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन में प्रिया ने पुलिस को बताया कि कैसे उसने विवान को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया और फिर किसी बहाने से वो उसे अपने फ्लैट पर ले जाती है और जहां पर दीक्षांत और उसका फ्रेंड लक्ष्य पहले से ही थे। विवान के अंदर आते ही दीक्षांत और लक्ष्य उसे बांधकर उसके साथ मारपीट करते हैं और इधर प्रिया, जिसको सिर्फ पैसों से मतलब था, वो विवान का पर्स निकाल लेती है। पर्स में रखे आईडी कार्ड को देखकर प्रिया भौचक्की रह जाती है और जो कि सच था, उस आईडी पर फोटो तो विवान की ही थी, लेकिन नाम दुष्यंत शर्मा लिखा था। प्रिया के पूछने पर दुष्यंत बताता है कि वो कोई करोड़पति नहीं है,
जिसे सुनकर प्रिया का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है और वो सोच में पड़ जाती है कि इसके साथ क्या किया जाए। गुस्से से तिलमिलाई प्रिया दुष्यंत के फोन से उसके पिता को फोन कर देती है और 10 लाख की डिमांड करती है। उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जब प्रिया से पूछा गया कि 3 लाख रुपए मिलने के बाद भी उसने दुष्यंत को क्यों मारा, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। दीक्षांत पुलिस को बताता है कि अपना प्लान फेल होने की वजह से प्रिया बहुत गुस्से में थी और उसके कहने पर ही उन लोगों ने पैसे मिलने से पहले ही दुष्यंत को मार दिया। इस हत्या को कैसे अंजाम दिया गया ये आप प्रिया के मुंह से ही सुन लीजिए। पहले उसका गला घोटा दीक्षांत ने, उसके बाद में वो नहीं मरा तो फिर लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दीक्षांत ने मुझसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दीक्षांत ने उसका गला काट दिया चाकू से। ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होता है। प्रिया दुष्यंत से उसके एटीएम का पिन पूछकर उसमें से 25,000 रुपए निकालती है, जिसके बाद एक ट्रॉली बैग खरीदा जाता है और इसी ट्रॉली बैग में दुष्यंत की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया जाता है। दूसरे दिन ये ट्रॉली बैग पुलिस को बरामद होता है। प्रिया और उसके साथियों पर ठगी, किडनैपिंग और हत्या जैसी कई संगीन धाराएं लगती हैं, जिसके तहत ये तीनों अभी जेल में हैं और फिलहाल इनको कोई सजा नहीं सुनाई गई है। आपको क्या लगता है कि इतने संगीन अपराधों के लिए इन तीनों को क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। कमाल की बात तो यह है कि प्रिया सेठ को कभी भी अपने किए गए काम अपराध नहीं लगे, बल्कि वो इन अपराधों को समाज सेवा का नाम देती रही। समाज सेवा का काम कर रही थी मैं, तो रुक गया मेरा काम। आई होप कि आपको ये केस पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।